अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह मैथमेटिकल पोर्शन करने वाले हैं। असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर था 2022 में हुआ, उसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन करने वाले। मैथ के हवाले से इस पेपर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें हमें वो कहता है 12 वाटर पम्प्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स बट 2 वाटर पम्प्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। How long will the remaining pumps take to make the tank empty? एक टैंक है, उसके ऊपर हमने वाटर पंप्स लगाए हुए हैं। 12 हमने पंप लगाए थे, 12 पंप लगाएं तो 20 मिनट के अंदर अंदर हम वहाँ से पानी सारा निकाल लेते हैं, खाली कर लेते हैं। लेकिन 12 में से 2 ख़राब हो गए, बाकी कितने रह गए? 10 रह गए। अब वो कहता है 10 वाटर पंप अगर काम करें तो बताएं कितनी देर में वाटर टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक है वाटर पंप और दूसरा वेरिएबल है हमारा मिनट्स। 12 वाटर पंप हों तो खाली करने में उसको 20 मिनट लग जाते हैं। 12 में से 2 ख़राब हो गए, यानी कि अब 10 वाटर पंप रह गए, तो बताएं कितना टाइम लगेगा, ये हमने पता करना है। अब एक्स वाली जो भी वैल्यू, उसका एरो अपवर्ड जाता है। दूसरी वैल्यू को हम देख लेते हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो दूसरी का एरो भी अपवर्ड जाएगा, वरना डाउनवर्ड जाएगा। अब सीधी बात है, वाटर पंप ज़्यादा होंगे तो कम टाइम में खाली हो जाएगा टैंक, वाटर पंप कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा वाटर टैंक को खाली होने में। मतलब ये है, वाटर पंप्स बढ़ा दें तो मिनट्स कम हो जाएंगे, मिनट्स बढ़ा दें तो वाटर पंप्स कम हो जाएंगे। मतलब दोनों का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो दूसरा एरो डाउनवर्ड आता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये एरो x से 20 की तरफ जा रहा है, मैं इसको लिखूंगा x/20 इज इक्वल टू ये वाला एरो 12 से 10 की तरफ आ रहा है, मैं इसको लिखूंगा 12/10। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 6 2 12 होता है और 5 2 10 होता है, तो 6/5 हमारे पास आ जाएगा। 20 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 5 होता है, 5 4 20 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आता है 24। 2 पंप खराब हो जाएं तो बाकी 10 पंप हमारे पास रह जाएंगे। उन 10 पंप को ये पूरा टैंक खाली करने में 24 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ल्ड स्पिन्स एट हाउ मेनी डिग्रीज पर आवर। अब पूरी दुनिया जो है, दुनिया आपको पता ही है, दुनिया तो गोल है, गोल चीज़ सर्कल होती है। सर्कल का टोटल एंगल पूरी दुनिया का एंगल कितना बन जाएगा? 360 डिग्रीज। पूरी दुनिया अपने सर्कल के इर्द गिर्द, अपना जो इसका एक्सिस है, पूरी जो अर्थ है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 घंटे लगा देती है। एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो उसमें 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी, और इसमें घंटे कितने लगते हैं? 24। 360 को जब 24 पे तकसीम करते हैं तो 24 1 24, 24 15 360 बनता है, तो 15 डिग्री का एंगल कवर करती है 1 घंटे में। तो हमारा आंसर है 15 डिग्रीज पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अली अर्न्स ₹7500 in 2 weeks. What will he earn in 2 days if he works 6 days a week? अली है कोई आदमी, वो 2 हफ्ते काम करे तो 7500 रुपये कमा लेता है। अब वो कहता है एक हफ्ते में वो 6 दिन काम करता है, 7 दिन पूरे काम नहीं करता, 6 दिन काम करता है। वो हमसे ये पूछ रहा है अगर 2 दिन काम करे तो कितनी कमाई कर लेगा। अब इसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व करते हैं। हम लिख लेंगे इसकी अर्निंग को मैं लिख लेता हूँ रुपीज़ में, और नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो काम करता है। शुरू में उसने कहा 2 वीक्स काम करेगा तो 7500 रुपये कमाता है। 2 वीक्स और 1 वीक में 6 दिन होते हैं ना, तो 2 को 6 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल कितने दिन बन जाएंगे। हम डेज और रुपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 हफ्ते में कितने दिन काम किया उसने? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 क्या होता है? 12। तो टोटल उसने 12 दिन काम किया तो उसको कमाई मिली 7500 रुपये। आगे वो कह रहा है 2 दिन काम करे तो कितनी कमाई मिलेगी उसको। हम देख लेते हैं। डेज अब हमारे पास 2 हो गए, अर्निंग हमें नहीं पता। अब एक्स वाली जो वैल्यू होती है उसका एरो हमेशा अपवर्ड आता है। दूसरी वैल्यू को हम देख लेते हैं। ज़्यादा कमाई होगी तो ज़्यादा दिन लगाने पड़ेंगे, कम कमाई होगी तो कम दिन लगाने पड़ेंगे, या फिर ज़्यादा दिन काम करेगा तो ज़्यादा कमाई लेगा, कम दिन काम करेगा तो कम कमाई लेगा। इस तरह नंबर ऑफ डेज और रुपीज़ का रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता तो ज़्यादा दिन से कम कमाई होती, कम दिन से ज़्यादा कमाई होती। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसका एरो भी अपवर्ड जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका एरो x से 7500 की तरफ जा रहा है, मैं इसलिए इसको लिखूंगा x/7500। इसका एरो 2 से 12 की तरफ जा रहा है, मैं इसलिए इसको लिखूंगा 2/12।
ये दोनों कैंसिल होते हैं, 2 1 2 होता है, 2 6 12 होता है। आंसर ये हमारा बन जाएगा 1/6। 7500 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 7500। 6 1 6 होता है, यहाँ पे भी 6 1 6 बनेगा, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 6 2 12 बन जाएगा, 3 यहाँ से कैरी आ जाएगा, 30 बन जाएगा, 6 5 30 बन जाएगा, साथ में 0 आ जाएगा। 1250 हमारा राइट आंसर बन रहा है। 12 दिन काम करेगा तो 7500 रुपये कमाएगा, अगर 2 दिन काम करेगा तो वो 1250 रुपये कमाएगा, 1250। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। A is 4 times as fast as B and therefore is able to finish the work in 45 days less than B. A and B can complete a work in how many days? एक आदमी है A, उसके काम करने की स्पीड B से 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि अगर A को काम करने में कुछ दिन लग जाएं तो B को काम करने में उससे 4 गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसका जो फ़र्क है उसने नंबर ऑफ़ डेज़ में हमें बता भी दिया। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि A को कितना टाइम लगता है, डेज़ टेकन बाय A को कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, x डेज़ लग जाता है। B को कितने दिन लगेंगे, वो इससे 4 गुना ज़्यादा स्लो है ना, तो इसलिए B को कितना टाइम लग जाएगा, 4x डेज़ लग जाएंगे। अब आगे वो खुद ही बता रहा है कि B जो है A से 45 दिन ज़्यादा लगाता है, यानी कि 4x में से अगर B के दिनों में से A के दिन निकाल लें तो आंसर हमारा आता है 45 डेज़। 4x में से x निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 45 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/3 यानी कि 15। x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। x क्या था, a के नंबर ऑफ डेज। a को अब कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। तो b को कितने दिन लगेंगे, b के लिए हमने क्या वेरिएबल यूज किया था, 4x। अब 4 x की वैल्यू 15 है ना, तो 15 4 क्या बनता है, 60। A अगर अकेला काम करेगा तो उसको लगेंगे 15 दिन, B अगर अकेला काम करेगा तो B को लगेंगे 60 दिन। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा है A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। A अकेला काम करे तो 15 दिन लगते हैं, B अकेला काम करे तो 60 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेंगे, ये वो हमसे पूछ रहा है। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि A का एक दिन का काम कितना बनेगा। A को टोटल काम करने में 15 दिन लगते हैं ना, तो एक दिन में A पूरे काम का कितना हिस्सा करेगा, 1/15 15वां हिस्सा पूरा कर लेगा। B को पूरा काम करने में 60 दिन लगते हैं ना, तो एक दिन के अंदर B पूरे काम का कितना हिस्सा करेगा, 60वां हिस्सा करेगा, 1/60। दोनों मिलकर काम करें ना तो A का एक दिन का पार्ट इतना बनेगा, B एक दिन में इतना काम कर लेगा। ठीक है, दोनों का हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं, दोनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में पूरे काम का कितना हिस्सा कर लेंगे। A जो है एक दिन में पूरे काम का 1/15 पार्ट करेगा, B जो है एक दिन में पूरे काम का 1/60 पार्ट करेगा। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 60 हमारा एलसीएम आ गया, 4 यहाँ पे आता है +1, ये बनता है 5/60। 5 1 5 होता है, 5 12 60। तो 1/12 दोनों मिलकर काम करें तो पूरे काम का 12वां हिस्सा करेंगे एक दिन में। एक दिन में पूरे काम का 12वां हिस्सा करेंगे तो पूरे काम को कंप्लीट करने में दोनों को कितना टाइम लग जाएगा, जाहिर है 12 दिन लगेंगे। तो 12 इज आवर राइट आंसर। दोनों अगर मिलकर काम करें, अगर A अकेला काम करे तो पूरे दिन को 15 दिनों में कंप्लीट करेगा, B अगर अकेला काम करे तो पूरे काम को 60 दिनों में कंप्लीट करेगा। दोनों अगर मिलकर काम करें तो पूरे काम को 12 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। Next we have question number 73. The ratio of length of a rod and its shadow is 1/√3. The angle of elevation of the sun is. कोई रॉड है हमारे पास, ऐसे लगा हुआ है, ऊपर से इस तरफ से सूरज चमक रहा है, तो ये रॉड है, इसका साया इस तरफ पड़ेगा। रॉड की और इसकी शेडो की जो लेंथ है उसके दरमियान रेशो क्या है, रॉड के लिए वैल्यू उसने 1 दी है, जो उसकी शेडो है इसकी लेंथ के लिए उसने 3² दिया हमें। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, जो सूरज है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से मतलब यहाँ से ये इस तरफ ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये उसने हमसे पूछा है। अब ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस टेन ये तीनों वैल्यूज़ हैं, इनके हवाले से अगर आपको समझने के लिए कोई अलग से लेक्चर चाहिए आपने मुझे बता देना है, मैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको समझा दूंगा। लेकिन बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको इस टेबल का रेफरेंस दूंगा कि साइन कॉस और टेन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो मेजर एंगल्स होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री के हवाले से साइन कॉस और टेन की जो वैल्यूज़ होती हैं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
अब गिवन क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, ऐसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसके अंदर ये और ये दोनों आ रही है। इस एंगल के हवाले से ये है बेस और ये है हाइट। बेस और हाइट कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर यूज़ होती हैं? वो यूज़ होती हैं tan के अंदर। tan ऑफ व्हाट एंगल इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास बनता है यहाँ पे tan ऑफ, ये देखिए मैं लिखता हूँ tan ऑफ, ये एंगल हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, तो मैंने लिख दिया tan ऑफ x इज इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/3 स्क्वायर रूट। अब x ऐसा कौन सा एंगल है? x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट। अब ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी tan लेने से उसकी वैल्यू 1/3 स्क्वायर रूट आ जाती है? tan के टेबल में आप देख लेंगे 1/3 स्क्वायर रूट किसका आ रहा है? 30 डिग्रीज का आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जो x हमारा एंगल है उसकी वैल्यू 30 डिग्री है। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 74। 2 trains are running in opposite directions with the speed of 62 km/h and 40 km/h respectively. The length of one train is 260 meters and they cross each other in 18 seconds. Then what is the length of the other train? दो ट्रेनें हैं, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो दोनों ट्रेनों की स्पीड एक दूसरे से रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। आपने याद रखना है जब भी ट्रेनों वाला प्रॉब्लम आए, अगर दो ट्रेनों की बात हो, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो दोनों की स्पीड को हमेशा प्लस करना है। अगर दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो दोनों की बड़े की स्पीड की वैल्यू में से छोटी की स्पीड की वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, अगर दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो दोनों की स्पीड को प्लस करना है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो बड़ी की स्पीड की वैल्यू में से छोटी की स्पीड की वैल्यू को माइनस करना है। और एक और बात, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंथ को प्लस करते हैं हमेशा। ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही हो तो भी ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की लेंथ को प्लस करते हैं। अगर ट्रेन किसी पोल से, किसी पॉइंट से या किसी पर्सन से क्रॉस कर रही हो तो सिर्फ हम ट्रेन की लेंथ हम अपनी कंसीडर करते हैं। ओवरऑल हम ट्रेन के अंदर हमेशा ये स्पीड का फॉर्मूला लाजमी यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड भी हमें दी हुई होती है, टाइम भी हमें दिया होता है। डिस्टेंस के मामले में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, आपने याद रखना है। अगर ट्रेन को क्रॉस करी हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी हो तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों लेंथ प्लस होंगी। अगर ट्रेन जो है किसी पोल को या किसी पर्सन को क्रॉस कर रही हो तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ को हम इंक्लूड करेंगे। किस जगह पे पुट करेंगे? उसको डिस्टेंस वाली जगह पे हम पुट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ, जिसमें हमें वो कहता है एक ट्रेन की स्पीड उसने खुद ही हमें बताई है कितनी है। एक ट्रेन की स्पीड है हमारे पास, मैं टोटल स्पीड लिख देता हूँ। एक ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 62 km/h, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 40 km/h। ओवरऑल ये हमारे पास बन जाता है 102 km/h। अब ये किलोमीटर में है, ये आर में है, और बाकी वैल्यूज जो हैं उसने हमें वो देखिए किस तरह दी हैं। जो पासिंग का जो टाइम है वो सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो उसने हमें मीटर्स में दिया हुआ है। और दूसरी ट्रेन की लेंथ भी उसने हमें मीटर्स में दी हुई है, 260 मीटर्स है ट्रेन की लेंथ। तो गिवन जो हमारे पास ये स्पीड है इसको भी हम मीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर/आवर में नहीं करेंगे। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 × 60 2 बार करते हैं। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है 102 × 1000 / 60 × 60। इसको ओवरऑल जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर इस तरह हासिल होगा 85/3। बाकी सब कुछ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गई उसकी स्पीड 85 मीटर पर सेकेंड, 85/3 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड है। ठीक है, अब गिवन जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उसने हमें ये कहा कि 260 मीटर ये एक ट्रेन की लेंथ और कुछ और दूसरी ट्रेन की भी कोई ना कोई लेंथ है। ये सारी लेंथ वो कवर करती है, दोनों ट्रेनें क्रॉस करती हैं कितनी देर में? 18 सेकेंड्स के अंदर। अब हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो गिवन स्पीड क्या है हमारे पास? 85/3 हमने अभी निकाली है। 85/3
3 बन गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, 260 मीटर एक ट्रेन की लेंथ है, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है वो हमें नहीं पता, हम दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे अभी मैंने बताया है, दोबारा सुन लें। जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों तो उनकी लेंथ को आपस में प्लस किया जाता है, उनकी स्पीड को भी आपस में प्लस किया जाता है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो तो ट्रेन की लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को प्लस किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रेनें हैं तो हम दोनों की लेंथ को यहाँ पे प्लस कर देंगे, वो हमारा डिस्टेंस बनेगा ओवर टाइम। टाइम उसने खुद ही बताया है 18 सेकंड्स, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। अब देखें जो स्पीड थी ना उसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे भी हमारे जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर्स में है और गिवन टाइम जो है हमारा सेकंड्स में है, इसीलिए हम इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इस साइड पर भी और इस साइड पर भी यूनिट्स हमारे सेम होने चाहिए, ये चीज़ लाजमी होती है। अब हमारी यूनिट सेम है, हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम किस तरह प्रोसीड करेंगे, 18 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह आ गया, 3 1 3 बनेगा और हमारे पास ये 3 6 18 बन जाएगा। 6 को 85 के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 85 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास बन जाता है 510, ठीक है, इज इक्वल टू 260 प्लस एक्स। अब 260 एक्स के साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा, मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिखूँ, एक्स इज इक्वल टू 510, इसमें से मैं 260 माइनस कर रहा हूँ, 260 निकाल रहा हूँ तो 250 बनता है। ये हमारे पास x की वैल्यू है। x क्या था हमारे पास, जब दो ट्रेनों की लेंथ को हम प्लस कर रहे थे, एक ट्रेन की लेंथ उसने 260 दी थी, दूसरी ट्रेन की लेंथ हमने x अज्यूम की थी, तो यही दूसरी ट्रेन की लेंथ है, यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 357 मैंगोज इज 1517.25। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ 49 डजन ऑफ सच मैंगोज। 357 आम हों तो उनकी कीमत है 1517.25 रुपये। वो कह रहा है 49 दर्जन अगर आम हों तो उनकी कीमत क्या बनेगी। हम निकाल लेते हैं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक है प्राइस और एक है नंबर ऑफ मैंगोज। सबसे पहले उसने कहा 357 मैंगोज हैं, उनकी प्राइस है 1517.25। आगे वो कह रहा है 49 डजन मैंगोज हैं, ठीक है। मैंगोज कितने हैं, 49 डजन। एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 49 मल्टीप्लाई बाय 12। इतने मैंगोज हैं, उनकी प्राइस वो हमसे पूछ रहा है, वो हमें नहीं पता, हम एक्स लिख देंगे। अब आपको पता ही है एक्स वाली जो भी वैल्यू है उसका एरो हमेशा अपवर्ड जाता है। दूसरी वैल्यू को हम देख लेंगे कि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो एरो उसका भी अपवर्ड जाएगा वरना डाउनवर्ड जाएगा। ज़्यादा मैंगोज होंगे तो ज़्यादा प्राइस, कम मैंगोज होंगे तो कम प्राइस। या दूसरे एंगल से देख लें, ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो ज़्यादा मैंगोज मिलेंगे, कम प्राइस पे करेंगे तो कम मैंगोज मिलेंगे। मतलब ये है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इन्वर्स रिलेशन होता तो ज़्यादा प्राइस पे करने से कम मैंगोज मिलते, कम प्राइस पे करने से ज़्यादा मैंगोज मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो ज़्यादा मैंगोज मिलेंगे। इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका एरो भी अपवर्ड जाएगा। जब एरो इसका अपवर्ड जाएगा तो हम इसी के मुताबिक ही लिख देंगे। ये वाला एरो एक्स से इस तरफ जा रहा है तो मैं इसको इसी तरह लिखूंगा, एक्स ओवर 1517.25 इज इक्वल टू, ये किस तरह बनेगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 357। अब ये 1517.25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया, इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल फाइनल हमारा आंसर यही आ जाएगा, 2500। 49 दर्जन आम की कीमत हमारे पास 2500 रुपये बनेगी, यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 हमें वो कह रहा है 3/5 होल रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 होल रेज़्ड टू पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 होल रेज़्ड टू पावर 2x - 1। x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन को वैसे का वैसा यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, किसी भी चीज़ की अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। ये इंडेक्सेस का बेसिक रूल है, इंडाइसिस का बेसिक रूल है। तो क्या करेंगे, देखें हर तरफ 3/5 ही आ रहा है, तो इक्वल को इस तरफ ये जो दोनों 3/5 हैं इनकी पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -6 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3/5 होल रेज़्ड टू पावर 3 - 6 इज इक्वल टू 3/5 होल रेज़्ड टू पावर 2x - 1। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ भी बेस सेम है, इस तरफ भी बेस सेम है, तो मतलब इसकी पावर्स भी आपस में सेम होंगी। यहाँ पे 3 - 6 जो है, 6 में से 3 माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3। तो ओवरऑल ये यहाँ पे भी बेस सेम है, इस तरफ भी बेस सेम है, तो इसकी पावर के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास ये बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x - 1। तो इस तरह 2x - 1 इज इक्वल टू -3, हम इस तरह आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। -1 इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, -3
प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 2x है। -3 + 1 ये हमारे पास बनता है -2। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -2/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 ही हमारा राइट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मैथ के हवाले से। रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर्स बाय 60 मीटर्स हैज़ 2 roads each 10 meter wide running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Find the cost of graveling them at rest at rupees 30 per square meter. एक लॉन है हमारे पास, उसकी टोटल लेंथ 80 मीटर है और उसकी टोटल ब्रेड्थ 60 मीटर्स है। उसके दरमियान में हमने एक तरह का रोड बनाना है। जो रोड है उसकी 2 रोड्स बनाने, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो है इसकी लेंथ 80 मीटर्स है लेकिन इसकी ब्रेड्थ 10 मीटर्स है। ये वाला जो है इसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर्स है लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। यहाँ पे रोड तो एक बार बनेगा लेकिन टोटल ओवरऑल ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसको किस तरह निकालेंगे, इस रोड का हम पहले एरिया निकालेंगे, फिर वो कह रहा है 1 मीटर की जो कीमत है वो 30 रुपये है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। हम इस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंथ के थ्रू जो ये वाली रोड बनी हुई है इसका एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले लेंथ की तरफ ये वाला जो रोड जा रहा है इसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर्स और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10 मीटर्स, प्लस अब जो ब्रेड्थ की तरफ ये वाली जो रोड है इसकी लेंथ कितनी है 60 मीटर्स और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये भी 10 मीटर ही चौड़ी है, ठीक है। एक ये होगी और एक ये होगी, 2 रोड्स हैं, 80 × 10 और 60 × 10। अब जो बीच वाली है यहाँ पे ये वाली जगह, ये तो इस लंबाई वाले में भी आ रही है और चौड़ाई वाले में भी आ रही है, तो यहाँ पे तो एक बार हम ग्रेवलिंग करेंगे ना, यहाँ पे रोड हम डबल तो नहीं बना लेंगे, हालांकि दोनों रोड्स यहाँ पे क्रॉस करें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम सब कुछ डबल तो नहीं बनाएंगे, हम तो सिंगल टाइम एक बार बनाएंगे ना। तो दूसरी बार हमने जब इसको भी और इसको भी दोनों को कैलकुलेट किया तो ये वाली जगह 2 बार काउंट हो गई है, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों जिस जगह पे क्रॉस कर रही हैं इसका एरिया कितना है 10 मीटर इसकी लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है, तो मैं 10 × 10 इसमें से माइनस कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास एरिया 80 × 10 800 प्लस 60 × 10 600 माइनस 10 × 10 कितना होता है 100 हो गया। तो टोटल हमारे पास एरिया कितना बन जाएगा 800 और 600 1400 में से 100 निकल जाए तो 1300 रह जाता है 1300 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास इस रोड का टोटल एरिया। अब इसकी ग्रेवलिंग कॉस्ट निकालनी है, वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग दैम एट ₹30 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो 30 रुपये है। 1300 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी बनेगी, ज़ाहिर है हम 1300 को 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़, तो 1300 × 30 ये आ जाता है 39,000। यही हमारा राइट आंसर है।